राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कम्मों से फ्री होकर काली शेरवानी पहने दो छात्र जो हैं हाजी साहब से टकराते हैं और हाजी साहब को भी वे समझाने में नाकाम रहते हैं कि पाकिस्तान के बनने में ये कितनी अहम बात है कि मुस्लिम लीग को वोट दिया जाए। उसके बाद वे सीधा मस्जिद में चले जाते हैं और वहां पर अपना भाषण शुरू कर देते हैं। हाजी साहब जब कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें कहने का मौका नहीं दिया जाता है, जिससे खफा होकर हाजी साहब ये भूल जाते हैं कि वे मस्जिद में खड़े हैं और गाली बकते हुए बाहर चले जाते हैं, जिसका फायदा जो है ये दोनों काली शेरवानियां उठाती हैं। यहां पर गौरतलब बात यह है कि राही मासूम रजा जी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आए दोनों छात्रों को काली शेरवानी कहकर संबोधित किया है, काली शेरवानी 1 और काली शेरवानी 2, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मासूम रजा जी का ये मानना रहा होगा कि काला कपड़ा जो है वो मातम पुरसी के लिए पहना जाता है और जिनका ईमान मर चुका हो वो जिंदा होते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने इन दोनों ही छात्रों को काली शेरवानी कहकर संबोधित किया है। आगे भी आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी मैं काली शेरवानी कहूं तो समझ जाइएगा कि ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर चर्चा हो रही है। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि तनु जब हाकिम साहब के घर पहुंचता है तब उसे दिखता है कि वहां सारे उत्तर पट्टी के लोग मजमा लगाकर बैठे हैं और यही दो काली शेरवानियां जो हैं उनको उनका ब्रेन वॉश कर रही हैं पाकिस्तान की मार्फत। अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए 2-1 लाइन पीछे से लेती हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए। सल्लू किसी फिल्मी गीत की तरह लचकदार न सही, लेकिन वह एक घरेलू गीत की तरह सादा और मासूम तो है ही। और फिर वह क्या जरूरी है कि हकीम साहब को अपने सामने देखकर वह चौंक पड़ा, यानी कि तन्नू। उसने देखा कि वह हकीम साहब के फाटक में है। उसने जल्दी से हकीम साहब को आदाब किया। अलीगढ़ वाले लड़कों को उसने पहचान लिया। उत्तर पट्टी के तमाम लोग मौजूद थे। एक काली शेरवानी अपनी उंगलियों में सिगरेट दबाए हाथ घुमा घुमाकर मियाँ लोगों को समझा रही थी कि कुरान में कहां कहां अल्लाह मियाँ ने मुस्लिम लीग को वोट देने का हुक्म दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के नक्शे पर एक और इस्लामी हुकूमत का रंग चढ़ जाएगा। और यह भी नामुमकिन नहीं कि दिल्ली के लाल किले पर एक बार फिर सब्ज इस्लामी परचम लहराता नजर आए। अगर पाकिस्तान न बना कि दोबारा इस्लामी परचम लहराने के लिए दिल्ली पर यह बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान बने। तो इसीलिए मैंने कहा कि राही मासूम रजा जी ने इन लोगों को काली शेरवानी कहकर ही हर जगह संबोधित किया है, क्योंकि इन लोगों का ईमान ही मर चुका है। तन्नू का पाकिस्तान के बनने या न बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक चारपाई की पाइंती टिक गया और उन लड़कों की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, मगर ख्यालों की डोर उलझी हुई थी। वह सईदा, सल्लो, गंगौली, पाकिस्तान, कुलसुम और मिगदाद सभी के बारे में एक साथ सोच रहा था। सुन रहे कि ई जिन्ना साहब शिया हैं, न मालूम किसने कहा मुसलमान हैं, काली शेरवानी बोला। अब इसका मतलब यह है कि जब अपना मतलब होता है तो शिया, सुन्नी, अशराफ या पसमंदा का फर्क भुला दिया जाता है और सबको एक कैटेगराइज तरीके से मुसलमान कह दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से राम मंदिर बनेगा या दूसरे धर्मों के खिलाफ जब सांप्रदायिकता फैलानी होती है तो सब लोग हिंदू की कैटेगरी में आ जाते हैं और अपना मतलब निकलते ही फिर से ब्राह्मण, अहीर, चमार, पासी, मुसहर हो जाया करते हैं, यानी कि अछूत दोबारा बना दिए जाते हैं। इकबाल का ये शेर तो सुना ही होगा आपने। दूसरी शेरवानी शुरू हो गई। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तन्नू उसके नथनों और मुंह से निकलते हुए धुएं को देखने लगा। हमरे लोगन कता अनीस का शेर सुनाओ मियाँ, हुसैन अली मियाँ ने कहा। या अली, घुटनों पर हाथ रखकर वे उठ खड़े हुए और अनीस का कोई शेर सुने बगैर ही चले गए। नबूवत और खिलाफत का सिलसिला खत्म न हो गया हो तो मैं कहता तू लोगन का है। हकीम साहब ने काली शेरवानी की बात काटी। बना लियो खलीफा। देखिए कबला, काली शेरवानी ने कहा, यह मौका इन छोटे मोटे झगड़ों को याद करने का नहीं है। अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़िए। आज उस रस्सी का नाम महमूद अली जिन्ना है। आप अल्लाह की ताकत हैं। उठिए और कहिए कि आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जरा अपने लीडर को देखिए। और एक ये कांग्रेस वाले हैं,
गांधी हो या नेहरू, गलियों गलियों मारे मारे फिरते हैं। और एक हमारे कायदे आजम हैं जिनसे मिलना इतना मुश्किल है कि लाट साहब को भी वक्त लेना पड़ता है। तो यदि आप इन सब बातों पर गौर करेंगे तो ये आपको लगेगा 1947 का जिक्र नहीं, हूबहू अपने देश का जिक्र हो रहा है। बस धर्म बदल दीजिए खाली। तो जब वो कोई से मिलबे ना करते तब फिर हाँ और का, हकीम साहब ने उब्बाद की बात रोक ली। जब वो कोई से मिलबे ना करते तब फिर माज अल्लाह वो अल्लाह मियाँ हो गए। ये आप क्या फरमा रहे हैं? काली शेरवानी बोली। हम फरमा और माना रहे, हकीम साहब ने कहा। ओट तक खैर हम लोग लीगे को देंगे, बाकी एक तो बात पूछे बिना न रहेंगे कि जब जिन्ना साहब न मिले थे और अल्लो मियाँ ना मिले थे तो फिर लोग अल्ले मियाँ को ओट काहे ना दें? बात तो एकदम वाजिब है। तनु खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप लोग इस देहाती लॉजिक का जवाब नहीं दे सकते, तनु ने कहा। फिर आप बिना वजह यहां तकरीर क्यों कर रहे हैं? सरकारी मुसलमानों का यह मोहल्ला लीग के अलावा और किसे वोट दे सकता है? तो सरकारी मुसलमानों का मोहल्ला यानी कि उत्तर पट्टी। और उपन्यास में हम पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी के बीच में क्या फर्क था। उत्तर पट्टी वाले सभी जो हैं वो सरकारी मुलाजिम थे और दक्षिण पट्टी वाले सभी जमींदार थे। मगर आप मुसलमात कुलसुम का वोट नहीं ले सकते। वह तो अपने मुमताज ही को वोट देगी। वह औरत निरी अनपढ़ है, अपने बेटे का नाम तक सही नहीं ले सकती। वह मुमताज को मुमताज कहती है। वह बड़ा शरीफ लड़का था, आप उसे क्या जाने। वह तो कसीमाबाद के थाने पर गोली खाकर मारा गया। मैं तो उस वक्त यहां था नहीं, मगर सुना है कि वह बड़ी बहादुरी से मरा। यानी जब उसे यकीन हो गया कि वह मर रहा है तो वह मौत से डरकर रोया नहीं। कहते हैं कि उसने भागते हुए एक आदमी का दामन पकड़ लिया और कहा, ए भैया गंगौली जइये हो तो कही दी हो हमारी अम्मा से कि हम मर गए। ई दर्द बहिंचोद हमारी जान ले ली है। यही गाली लिखी हुई है। आप तो शायद इस जबान को समझे भी ना होंगे क्योंकि आप लोगों ने तो उर्दू को ही मुसलमान कर दिया है। मगर खुदा की कसम, जो जबान इस वक्त मैं बोल रहा हूं वह मेरी मादरी जबान नहीं है। मेरी मादरी जबान तो वही है जिसमें मुमताज ने अपनी मां को पैगाम भेजा था। तो आजकल ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। लैंग्वेज के आधार पर लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। और वही बात यहां पर भी उसका जिक्र है कि गंगौली में बोली जाने वाली उर्दू प्लस भोजपुरी मिक्स जो भाषा है और जो खालिस उर्दू है उसके जरिए भी लोगों को कैटेगराइज करने की बात यहां पर कही गई है। वे उर्दू बोलने पर तो हम्माददा पूरे गांव में नक्कू बने हुए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद आप इस उर्दू को यहीं छोड़ जाएंगे या अपने साथ ले जाएंगे? देखिए, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने लड़ाई का मैदान देखा है। लड़ाई में मरने वाले बड़ी बेकसी की मौत मरते हैं। मारने वाला भी बड़ा बदसूरत हो जाता है क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए वे सामने वाले को दुश्मन मानने और उससे नफरत करने पर मजबूर होता है। मुमकिन है कि अगर उसमें से कोई मुझे यहाँ गंगौली में मिलता तो मैं उसे सिगरेट पिलाता, गन्ने का रस पिलाता, उसे अपने तालाब में नहाने की दावत देता और फिर रात को उसके लिए किसी ढोल की तरह खिंचे हुए पलंग पर नर्म और गर्म बिस्तर लगवाता और उसके लिए उसके मुल्क की बातें करता और उसे अपने मुल्क की बातें सुनाता। लेकिन वहां मैंने उसे मार डाला क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह मुझे मार डालता। डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है उस वक्त जंगे मैदान में। हो सकता है यदि ये सिपाही आपस में बिना जंग के ऐसे ही मिले किसी कॉमन ग्राउंड पे तो शायद दुश्मनों के तौर पर न मिले। वही बात का जिक्र जो है तनु कर रहा है। इसलिए मैं डरता हूं। आप जान का डर पैदा कर रहे हैं। डर की ये फसल हम ही को काटनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बहुत डरता हूं। आप मोहम्मद बिन कासिम के वारिस, मैं वोटर नहीं हूं। तनु ने काली शेरवानी की बात काटी। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे इस गांव से मोहब्बत है क्योंकि मैं खुद ये गांव हूं। मैं नील के इस गोदाम, इस तालाब और इस कच्चे रास्तों से प्यार करता हूं क्योंकि ये मेरे मुखालफित रूप हैं, मुखतलिफ रूप हैं। मैदान जंग में जब मौत बहुत करीब आ जाती है तो मुझे अल्लाह जरूर याद आता था, लेकिन मक्का
मुअज्जम या करबलाए मुअल्ला की जगह मुझे गंगौली याद आती थी और मैं ये सोचकर झल्ला जाता था और रोने लगता था कि अब शायद मैं नीले गोदाम में बैठकर गन्ना नहीं खा सकूंगा और शायद अब मुझे 8वीं की मजलिस का हलवा नहीं मिलेगा। तो इस चीज का जिक्र भी पहले हो चुका है। अल्लाह तो हर जगह है, फिर गंगौली और मक्का और नील के गोदाम और काबे और हमारे पोखरे और चाहे जमजम में क्या फर्क है। आप ही जैसे लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुओं के हाथ बेच डालेंगे। काली शेरवानी बिगड़ गई। आपको शर्म नहीं आती? आप मक्का शरीफ से इस जटियल गांव का मुकाबला कर रहे हैं। जी हां, कर रहा हूं, तनु ने कहा, और मुझे शर्म भी नहीं आती। और शर्म आए क्यों? गंगौली मेरा गांव है, मक्का मेरा शहर नहीं। यह मेरा घर है और काबा अल्लाह मियां का। खुदा को अगर अपने घर से प्यार है तो क्या माजल्ला ये नहीं समझ सकता कि हमें अपने घर से भी उतना ही प्यार हो सकता है? तो यहां माजल्ला को नीचे फुटनोट में दिया हुआ है करेक्ट फॉर्म में, माआज अल्लाह। असल प्रोनाउंसिएशन ये है, लेकिन गांव के लोग उसे तोड़कर पढ़ते हैं। ए बेटा, तुम कुफर पके लग्यो, हकीम साहब ने कहा। ई का कर रहा बे हरामजादे। उन्होंने उसी सांस में एक हाँक लगाई और हौज में थूकने का इरादा करते हुए लड़का डरकर भाग गया। काबा फिरो काबा है बेटा। मैं कब कहता हूं कि वह काबा नहीं है, लेकिन लाहौर तो काबा नहीं है ना। तो इसमें आए हुए सभी सवाल जो है वो बहुत जायज सवाल खड़े कर रहे हैं। ये महज सवाल गंगौली तक ही सीमित नहीं होते हैं, ये आपकी और मेरी जिंदगी को भी छूकर निकलते हैं। उसने सवाल किया, देखिए चाचा, जो कुछ मैंने देखा है वह आपने नहीं देखा है, इसलिए जो कुछ मैं देख सकता हूं वह आप नहीं देख सकते। नफरत और खौफ की बुनियाद पर बनने वाली कोई चीज मुबारक नहीं हो सकती। कितनी बड़ी बात है, पाकिस्तान जो है वो मुसलमान जो है हिंदुओं द्वारा मार काट डाले जाएंगे, अछूत बनाकर रख दिए जाएंगे। इस खौफ की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाने की बात की जा रही है काली शेरवानियों द्वारा। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी गंगौली यही हिंदुस्तान में रहेगा और गंगौली फिर गंगौली है। तब अगर गया, अहीर, लखनवा, चमार और चिकुरिया भर ने आपसे पूछा कि उन्होंने तो आपसे कभी दुश्मनी नहीं की थी, फिर आपने पाकिस्तान को वोट क्यों दिया, तो आप क्या जवाब देंगे? तब तक कांग्रेस को वोट दे दिया जाए, जमींदारी पर आंखियां गड़ाई बैठी है। उबाद मियां ने पूछा, आप वोट दे या ना दे, मगर गंगौली में कांग्रेस का ही राज रहेगा। कौनो जबरदस्ती है? हकीम साहब बोले, और जमींदारी को भी गया समझ लीजिए। और का? हकीम साहब चमके। गंधिया के बाप की है ना जमींदारी कि औते औते दन देना तोड़ दी हैं। इनकी बातें न सुनिए कबला, काली शेरवानी ने कहा। कांग्रेस जमींदारी को तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि ज्यादा जमींदार मुसलमान ही हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के इस्लामी फौज दिल्ली पर हमला कर देगी। तो पाकिस्तान बनाने वाले लोग इस खुश फहमी को पाले हुए थे कि यदि पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो जितने भी भारतीय मुसलमान हैं वे पाकिस्तान का सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब्दुल हमीद भारतीय सिपाही थे जिन्होंने पाकिस्तान से लोहा लिया और अपने नाम जो है परमवीर चक्र हासिल किया। आप हमले की बात जरूर कर सकते हैं क्योंकि आपने जंग नहीं देखी है। तनु का लहजा कड़वा हो गया। पाकिस्तान जरूर बनाइए, उसने उठते हुए कहा, मगर कभी कभी खैरियत का खत लिखते रहिएगा वहां से। तो इसी बाबत मैंने एक छोटी सी कविता जो है वो फेसबुक पर लिखी थी निजी तौर पर। डाक दिवस के दिन एक खत उधर से आए तो क्या एक खत इधर से लिख दूं मैं। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूं। खाली इमाम चौकों को छूता हुआ वह बड़े फाटक से निकलकर गली में आ गया। उसने अपने आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर तकरीर करने की जरूरत क्या थी, मगर वह चुपचाप डर रहा था कि इस नफरत का अंजाम क्या होगा।
क्या सचमुच हिंदुस्तानी मुसलमान इस जमीन का नहीं है? मगर दिलदार नगर और गहमर के राजपूत मुसलमान तो इसी मिट्टी के बने हुए हैं। राजपूत मुसलमान, कोट अनकोट। राजपूतों का जिक्र यहां पर हम हिंदुओं के तौर पर करते हैं, लेकिन यहां पर राजपूत मुसलमान का भी जिक्र है। और ये जिक्र पहले भी मैं कर चुकी हूं। जो पुस्तक थी जाति आखिर क्यों नहीं जाती, उसमें भी इस टर्मिनोलॉजी के साथ साथ हमने क्रिश्चियन ब्राह्मण जैसी टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी थी। आप जाकर वह सभी प्लेलिस्ट में वीडियोस चेक कर सकते हैं। फिर वे मुस्लिम लीग को वोट क्यों दे रहे हैं? वे क्यों एक वतन की जरूरत महसूस कर रहे हैं? राम की खड़ाओं को कदमे रसूल बनाकर चूमने वाला मुसलमान पाकिस्तान क्यों बना रहा है? और क्या ये सचमुच पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या वे तमाम लोग जो मुस्लिम लीग को वोट देंगे ये जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा होगा और क्या होगा? पाकिस्तान कोई खुदा तो है नहीं कि उसे बेदेखे मान लिया जाए। किसी नए मुल्क के नाम को जबानों पर चढ़ने के लिए नई नस्लों की जरूरत पड़ती है। पॉइंट टू बी नोटेड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों लाई जा रही है? युवा लोगों का ध्यान क्यों भटकाया जा रहा है? जो लोग पढ़ लिख कर कहते हैं ना, बूढ़ा तोता क्या पढ़ेगा, बूढ़े तोते को रटाया नहीं जा सकता, लेकिन युवा या नई पीढ़ी जो है उसको रटाया जा सकता है। इसीलिए युवाओं की इतनी जरूरत होती है। ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लाइन दोबारा पढ़ रही हूं, जरा गौर कीजिएगा। किसी नए मुल्क का नाम को जबानों पर चढ़ने के लिए नई नस्लों की जरूरत पड़ती है। फिर बीच वाली नस्लों का क्या होगा? हवा में लटकने वाली इन नस्लों का क्या बनेगा? काली शेरवानियों को इन सवालों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत से लोगों को नहीं होगी यहां भी। वह इस सवाल पर सोचने ही को तैयार नहीं थे कि आदमी सिर्फ नफरत, शक और डर के सहारे जिंदा रह सकता। तनु अपने ही सवालों की भीड़ में फंस गया। उसका दम घुटने लगा। तो अब मैं क्या करूं? कुलसुम दादी अपने मुमताज को वोट देना चाहती है। हकीम अली कबीर मुस्लिम लीग को कौन ठीक है? ओह डैम इट! वह एकदम से फौजी बन गया। बास्टर्ड्स! उसने एक कुत्ते को ठोकर मारी। वह टैं टैं करता हुआ भाग गया। क्षमा कीजिएगा, आगे भी इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं। मैं छुट्टी बाद नहीं रुक सकता। उसने फुस्सू मियां से कहा, आप मजले अब्बा से पूछ कर तारीख डलवा दें। फुस्सू मियां हड़बड़ा गए, उठ बैठे। हुक्का उलट गया। चिलम टुकड़े टुकड़े हो गई। आग बिखर गई। आंगन के एक कोने में छोटी बहन की गुड़िया बनाती सल्लो शर्मा गई। सकीना झपाझप पान लगाने लगी। रब्बन बी की इकलौती आंख मुस्कुरा दी। मगर बेटा, 9 रबीउल अव्वल से पहले, इसको फुटनोट में लिखा हुआ है, रबी उल अव्वल अरबी महीने का एक नाम है। शिया मुसलमानों में मुहर्रम के महीने के बाद भी 1 महीने 10 दिन तक खुशी का कोई काम नहीं होता। मतलब मुहर्रम के महीने के 40 दिन बाद भी खुशी का कोई काम नहीं होता। मातम के महीने के साथ साथ लगा हुआ ये महीना माना जाता है। 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन की बेटी का ब्याह भया कि ना भया? तन्नू ने फुस्सू मियां की बात काटी। बाकी ऐसी जल्दी का है? जल्दी क्या है? अरे साहब, क्या पता किस दिन पाकिस्तान बन जाए और फिर ना मालूम कब तक के लिए बात टल जाए। सो आने वाले मुहर्रम के शुरू होने से पहले अब्बा मरहूम की वसीयत पूरी कर दूं। तो फिर तू अब्बू की दुल्हन से ई काहे कह रहे हो कि तू अब ब्याह ना करी हो? रब्बन बी ने सवाल किया। तो आप मंझले अब्बा से बात कर लीजिए। वह रब्बन बी के सवाल को गोल कर गया। अम्मा, तू तनी को अम्मा उम्मा करे की जरूरत ना है। रब्बन बी बोली। ब्याह होए चाहे मत होए, बाकी 9 रबी लव्वल से पहले ना हो सकत। फिर वह तनु की तरफ मुड़ी। ए बेटा, का तू हमरे लोगन पर एहसान करे को ब्याह कर रहे हो? जौन ई बात हुई त अब हई कह देओ। तोरा सुकुरिया, बाकी अपना एहसान रह देओ। सलमा का दिल धड़कने लगा। तनु ने हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि छुट्टी रबी उल अव्वल के बाद तक की है। वह मान गया। मगर उस रात सारा घर सो गया और उसने चुपके से लालटेन की बत्ती ऊंची की। फुस्सू मियां की नाक जोरों से बोल रही थी। रब्बन बी की नाक भी कभी कभी 2-1 मुर्कियां मार ही लेती थी। तन्नू ने अपने सूटकेस से पैड निकाला। फिर वह देर तक चिकने बादामी कागज को देखता रहा। खत लिखने से
वह हमेशा घबराया करता था, मगर कोई 2.25 सिगरेटें पीने के बाद उसने अपने आप को खत लिखने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अब सवाल यह था कि खत शुरू कैसे किया जाए। खत की दूसरी तमाम बातें उसके दिमाग में छलकी पड़ रही थी। कोई झूठी बात तो लिखनी नहीं थी, उसे तो अपनी मोहब्बत की बातें लिखनी थी। और प्यार की आंच तो मामूली से मामूली शब्द को भी कुंदन की तरह दमका देती है। हर ऐरा गैरा शब्द जादूगर बन जाता है। फिर भी यह बात उसे मुश्किल दिखाई दी, और खत लिखना, प्रेम पत्र लिखना आसान होता तो वह पैगंबर न हो गया होता। आखिर बहुत देर के सोच विचार के बाद उसने खत लिख ही डाला। अजीजा सईदा सल्लमहा दुआएं, मैं अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम भी अच्छी होगी। मैं तो एक गंवार फौजी हूं, पता नहीं मुझे ये बात कैसे लिखनी चाहिए, मगर लिखना यह है कि सल्लो से मेरी शादी की तारीख पड़ गई है। उम्मीद है कि तुम नेग लेने जरूर आओगी। दादी अच्छी हैं, दादा गाजीपुर गए हुए हैं, वहां भी सब खैरियत है। छोटे दादा तुम्हें दुआ लिखवा रही हैं। दुआएं, तुम्हारा भाई तनु। यह खत लिखकर उसके दिल से एक बोझ उतर गया। वह ऐसा खत लिखना नहीं चाहता था, लेकिन वह किसी और तरह का खत लिख भी नहीं सकता था। वह भला ये कैसे लिखता कि सईदा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि सईदा तड़ से कह देती कि ये तो कोई खास बात ना हुई, क्योंकि हर भाई अपनी बहन से मोहब्बत करता ही है। अब तनु को यह तो मालूम नहीं था कि सईदा के बक्स में उसकी तस्वीर है, और तनु को यह भी नहीं मालूम था कि अलीगढ़ में वहीदिया और सुल्तानिया की लड़कियां सईदा को तन्नू भाई कहकर पुकारती हैं। तन्नू को इसी तरह की कई और बातें नहीं मालूम थी, इसलिए जब उसे सईदा का खत मिला तो वह उसकी सीधी सादी उर्दू को समझ न सका। सईदा का खत बेहद सादा और बेरंग था। उसने लिखा था, जनाब तनु भाई साहब आदाब, आपका खत मिला, खैरियत मालूम हुई। मैं अच्छी हूं और आप लोगों की खैरियत खुदा बंदे करीम से नेक चाहती हूं। आपने तो ऐसा दिन चुनकर रखा है अपनी शादी का कि मैं शरीक ही ना हो सकूं। जाइए, मैं आपसे खपा हो गई। वहां सबको आदाब, फकत सईदा। यह खत थन्नू को गंगौली में ही मिला। वह सईदा की लिखाई पहचानता नहीं था, इसलिए उस लिफाफे को उसने आंगन में ही खोल डाला। मगर खत खोलते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा, और उसका दिल इतने जोर से धड़का कि रब्बन बी ने उसकी आवाज सुन ली। के का खत है बेटा? सईदा का लिखन है। रब्बन बी के लहजे में कोई ना कोई बात जरूर थी। तनु चौंक पड़ा। कुछ नहीं, वह बाहर निकल गया। दूर से एक इक्का आ रहा था। घुंघरूं की आवाज इक्के से आगे आगे भागी चली आ रही थी घर तक। वह रुक कर देखने लगा और सोचने लगा कि मुहर्रम के बाद कौन आ सकता है। तो अब मुहर्रम के बाद कौन गंगौली में आया, जिसने गंगौली के ठहरे हुए पानी में एक बार फिर हलचल मचा दी, ये हम अगले एपिसोड में इसका चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड यही विराम देती हूं, लेकिन इसमें उठाए गए सभी सवालों पर मंथन जरूर होना चाहिए। इसी मंथन के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूं। यदि मुमकिन लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम।